कक्षा 12 अर्थशास्त्र पार्ट 1 का दूसरा अध्याय है और आज हम पढ़ेंगे मांग के नियम का अपवाद, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था मांग के नियम की मान्यताएं या मांग के नियम की शर्तें, यानी मांग का नियम लागू तभी होता है जब मांग की शर्तें पूरी होती है। आज हम देखेंगे मांग के नियम का अपवाद। मांग के नियम का अपवाद का मतलब ये है कि कहाँ कहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता, ये चीज़ हमको देखना है। मांग का नियम पहले आपको बताया गया है कि मांग का नियम कहता है कि जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो उसकी जो मांग होती है कम हो जाती है, और जब किसी वस्तु का मूल्य घट जाता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। ये मांग का नियम कहता है। लेकिन मांग के नियम के कुछ अपवाद हैं जहाँ जहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। ये चीज़ हम आपको आज हम बताएंगे। तो आइए देखते हैं मांग के नियम के अपवाद में। मांग के नियम अपवाद में देखिए क्या चीज़ है। इसमें मांग का नियम जो अपवाद है सामान्यतः मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता है। देखिए, ये आपको बताया गया है मांग का जो नियम जब लागू होता है तो उसमें क्या होता है, जो मांग वक्र हमारा है बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता है। जैसे बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता कैसे है, आप डायग्राम देख लीजिए जल्दी से थोड़ा सा। जीरो ये वाई रेखा है और ये हमारी एक्स रेखा है। इस पे वस्तु की कीमत दी हुई है, प्राइस दी हुई है, और यहाँ पर क्या है, वस्तु की मांग दी हुई है, डी यहाँ मांग दी हुई है। तो इसमें जैसे मान लीजिए वस्तु की कीमत हमारी क्या है, 2 रुपया है, 4 रुपया है, 5 रुपया है, ये हमारा जो है कीमत है। और यहाँ पर वस्तु की जो डिमांड है 4 है, 6 है, 8 है, ये दी हुई है। तो इसमें ये कहता है कि मांग जो वक्र होता है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। बाएं से दाएं नीचे की ओर का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 2 रुपया है तो उसका जो है मांग कितनी है, उसकी मांग कितनी है, 8 है। कोई भी वस्तु है अगर 2 रुपया है तो उसकी मांग कितनी है, 8 है। और अगर वस्तु की कीमत 4 रुपया हो जाती है तो मांग कितनी हो जाती है, 4 रुपया है तो मांग हो जाती है इधर 6 रुपये हो जाती है, क्योंकि कीमत बढ़ गई तो मांग घट गई। और किसी वस्तु की कीमत अगर 5 रुपया हो जाती है तो उसकी मांग कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। तो मांग बाएं से दाएं, बाएं से दाएं का मतलब ये डी हमारी जो रेखा देखिए, मांग बाएं से दाएं की तरफ गिर रहा है। ये मांग का नियम है। ये डी है रेखा, ये मांग बाएं से दाएं की तरफ नीचे गिर रहा है, तो ये ध्यान आपको रखना है। तो अब देखते हैं इसमें सामान्यतः मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता है, परंतु कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं जिनमें मांग रेखा बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता है। ये सभी परिस्थितियां मांग के नियम का अपवाद कहलाती हैं। इसी को मांग के नियम का अपवाद कहते हैं। मांग के नियम का अपवाद का मतलब ये हो गया कि जब वस्तु का मूल्य घट जाता है तो उसकी मांग बढ़ती नहीं बल्कि मांग भी घटती है। इसलिए इसका जो मांग वक्र है वो बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता है। ये मांग के नियम का अपवाद है। तो पहले आप देखते हैं प्रतिष्ठा सूचक जो है वस्तुएं। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं देखिए कौन सी हैं, प्रेस्टिजियस गुड्स। ये प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। इसमें क्या कहता है, देखिए, मांग का नियम प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं के संबंध में लागू नहीं होता है। उदाहरण के लिए हीरे जवाहरात आयातित कारें ऐसी वस्तुएं हैं जिनके स्वामी को समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, अतः ऐसी वस्तुओं की कीमतों में जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है उनकी मांग कम होने के बजाय बढ़ती रहती है। तो यहाँ देखिए जो प्रतिष्ठावशक जो है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हैं उनमें मांग का नियम लागू नहीं होता है। ये हीरे जवाहरात और कार, ये 3 चीज़ें इसमें दिया हुआ है। इनकी कीमत में वृद्धि होने पर भी जो है इसकी मांग में वृद्धि होती है, क्योंकि जो धनी लोग हैं वे उन्हें हीरा जवाहरात और कार खरीदने से उनकी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ती है। तो ये इसकी कीमत घटने पर भी ये जो है इनकी कीमत बढ़ने पर भी इनकी मांग घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। तो ऐसे वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। और मांग जो वक्र बनता है वो मांग रेखा बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता है। नंबर दूसरा पॉइंट है भविष्य में कीमतों में परिवर्तन की संभावनाएं। देखिए, भविष्य में अगर कोई वस्तु ऐसी है जिसकी कीमत में परिवर्तन होने की संभावना, परिवर्तन मतलब होने की संभावना का मतलब होता है वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने की अगर संभावना, अगर कोई वस्तु ऐसी है जिसकी ऐसा महसूस होता है कि आगे फ्यूचर में
उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो अगर ऐसा महसूस होता है तो भी जो है उसकी जो उस वस्तु की अगर कीमत ज़्यादा है तो भी उसकी मांग कम नहीं होती बल्कि उसकी मांग बढ़ जाती है। तो इसमें देखो दिया है, यदि ऐसी संभावना होगी भविष्य में किसी वस्तु की कीमत में अवश्य ही वृद्धि होगी तो संभावित उपभोक्ता ऊंची कीमत पर भी अधिक वस्तु को मांग करेंगे, अर्थात कीमत ऊंची होने के बाद भी मांग ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है गिफिन का विरोधाभास। देखिए गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं, आप समझ लीजिए। गिफिन वस्तुएं का मतलब घटिया वस्तुएं होती हैं। तो घटिया वस्तुओं के जो संदर्भ में मांग का नियम लागू नहीं होता है। ये जो मैंने आपको बताया था, घटिया वस्तुएं का मतलब हो गया जैसे मान लीजिए टमाटर है, टमाटर बेकार है और बेकार होने की वजह से जैसे सड़े थोड़े से वो बेकार हैं, सड़े टाइप के हैं, तो उनकी कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कीमत कम होने पर क्या हो जाता है, क्योंकि वो घटिया वस्तु है तो कीमत, और सड़ा है तो उसे कोई नहीं खरीदेगा, तो इसकी कीमत कम होने के बाद भी उसे नहीं खरीदेंगे। ठीक हो गया। तो गिफिन वस्तु का मतलब घटिया वस्तुएं हैं। लेकिन घटिया वस्तुओं में देखिए आप देखते हैं कैसे जो है मांग का नियम के अपवाद के रूप में जाना जाता है। गिफिन पैराडॉक्स, मांग के नियम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपवाद गिफिन वस्तुएं हैं। प्रायः निम्न कोट की वस्तुओं अथवा घटिया वस्तुओं को गिफिन वस्तुएं कहा जाता है। उदाहरण के लिए मांस की तुलना में ब्रेड, ध्यान दीजिए उदाहरण आप देखना है, मांस की तुलना में ब्रेड, देसी घी की तुलना में वनस्पति घी और गेहूं की तुलना में बाजरा निम्न कोटि की वस्तु हैं। इनकी तुलना में निम्न कोटि की वस्तु है, किंतु प्रत्येक घटिया वस्तु गिफिन वस्तु नहीं होती है। प्रत्येक घटिया वस्तु गिफिन वस्तु नहीं होती है। गिफिन के अनुसार निम्न कोटि की वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि गिफिन जो वस्तुएं हैं उन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि उनकी कीमत गिरने के बाद भी उनकी मांग नहीं बढ़ती है। जैसे मैंने बताया टमाटर एग्जाम्पल के लिए कि टमाटर सड़ा गला है, उनकी कीमत घट गई तो भी उनकी मांग नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो है ऐसी वस्तु कोई नहीं खरीदेगा। तो गिफिन वस्तुएं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी वस्तुएं हैं जिस पे गिफिन के जो नियम है वो इस पे लागू नहीं होता है। तो इसमें देखिए दिया है जैसे मांस की तुलना में ब्रेड, मांस की तुलना में ब्रेड घटिया वस्तु है। देसी घी की तुलना में वनस्पति घी घटिया वस्तु है। गेहूं की तुलना में बाजरा जो है निम्न कोटि की वस्तु है, किंतु प्रत्येक घटिया वस्तु गिफिन वस्तु नहीं होती है। जबकि यहाँ घटिया है लेकिन प्रत्येक जो है जो वस्तु है गिफिन वस्तु, घटिया वस्तु गिफिन वस्तु नहीं होती है। तो गिफिन के अनुसार निम्न कोटि की वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। दूसरे शब्दों में घटिया वस्तुओं की कीमतें गिरने पर उनकी मांग बढ़ती नहीं अपितु कम हो जाती है। देखिए गिफिन वस्तु का नियम क्या कहता है, गिफिन वस्तु का नियम ये कहता है कि किसी वस्तु की कीमत गिर जाती है तो जो है किसी गिफिन वस्तु के अनुसार किसी वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग बढ़ती नहीं है बल्कि कम हो जाती है। इस अपवाद को गिफिन का विरोधाभास का नियम कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ लेना है। गिफिन जो वस्तुएं होती हैं उस के परिप्रेक्ष्य में मांग का नियम लागू नहीं होता है। ये चीज़ आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, समझ लेना है। ये भी मांग के नियम के अंतर्गत आता है और मांग के नियम के अंतर्गत ये देखिए चीज़ें जो दी हुई है, पॉइंट दिया है, इस पॉइंट को आप पढ़ लीजिए, ध्यान से आप समझ लीजिए। गिफिन वस्तु होती क्या है, गिफिन वस्तु मतलब घटिया वस्तु होती है। घटिया वस्तु के संदर्भ में मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि घटिया वस्तु की कीमत गिर जाने के बाद भी उसकी मांग नहीं बढ़ती है। लेकिन इसमें क्या है कि प्रत्येक जो है घटिया वस्तु गिफिन वस्तु नहीं होती है, जिसमें मांस की तुलना में ब्रेड है, देसी घी की तुलना में वनस्पति, गेहूं की तुलना में बाजरा है। इस संदर्भ में मांग जो है क्या होता है कि जो है मांस महंगा होने के कारण लोग क्या होते हैं, ब्रेड खाते हैं, ब्रेड की जो है मतलब मांग बढ़ती है। और जो है देसी घी लोग नहीं खरीद पाते, वनस्पति घी खरीदते हैं। गेहूं नहीं ले पाते तो बाजरा जो है निम्न कोटि की वस्तु खरीदते हैं। तो ये जो है गिफिन का विरोधाभास है, ये चीज़ आपको समझ लेना है। फिर इसके बाद देखिए डायग्राम के द्वारा हम जो है अगला पॉइंट जो हमारा है हम डायग्राम के द्वारा थोड़ा समझेंगे। इसमें डायग्राम में देखिए क्या है कि अधिक प्रभावशाली है आय प्रभाव है। जब वस्तु की कीमत गिरती है तो आय प्रभाव के ऋणात्मक होते हैं। इसे आप जो है लिखना है, आप पढ़ना है, मैं डायग्राम आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए उदाहरण के लिए दिया हुआ है यहाँ पे, उदाहरण देखिए, सबसे मेन पॉइंट उदाहरण देखिए। माना दो वस्तुएं हैं x और y। x और y कहाँ है, जैसे ये देखिए हमारा x हो गया और ये हो गया y, दो वस्तुएं हैं। तो वो x रेखा पर वस्तु की जो है मात्रा है और वो y रेखा पर x की कीमत है।
एक्स की वस्तु की मात्रा है, एक्स की कीमत है। तो माना दो वस्तुएं एक्स और वाई, एक्स घटिया वस्तु है और वाई उच्च कोटि की है। एक्स जो है क्या है, घटिया वस्तु है, और वाई क्या है, उच्च कोटि जो है, एक्स ये घटिया वस्तु है, देखिए ये घटिया वस्तु है, और वाई हमारा क्या है, उच्च कोटि की वस्तु है। दो वस्तुएं हैं और वाई उच्च कोटि की वस्तु। यदि एक्स वस्तु की कीमत कम हो जाए, देखिए जो एक्स वस्तु है, यक्स वस्तु की कीमत कम हो जाए, यहाँ पर यक्स वस्तु की कीमत दिया हुआ है, यदि यक्स वस्तु की कीमत कम हो जाए और वाई की कीमत अपरिवर्तित रहे, तो यक्स वस्तु की कीमत कम होने पर भी यक्स वस्तु की मांग कम हो जाएगी और वाई वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखिए समझना है आपको, यदि यक्स वस्तु की कीमत कम हो जाए और वाई की कीमत अपरिवर्तित रहे, यक्स की कम हो जाए और वाई की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यक्स वस्तु की कीमत कम होने पर भी यक्स वस्तु की मांग कम हो जाएगी, ठीक है, और वाई वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखिए आपको समझना क्या है, समझना ये है कि जैसे मान लीजिए मेरी आय बढ़ गई, यहाँ पर जो ऊपर ये सारा दिया है पीछे, ये पॉइंट आपको पीछे से लेकर पढ़ना है। अगर मेरी आय बढ़ गई तो मेरी आय बढ़ने के बाद अगर कोई वस्तु की जैसे घटिया वस्तु है, घटिया वस्तु की कीमत कम हो गई तो भी आय बढ़ने पर क्या होगा कि वो आय जब हमारी ज़्यादा हो जाएगी तो हम कम जो है ऐसी वस्तुएं नहीं खरीदेंगे जो घटिया वस्तुएं हैं, बल्कि आय बढ़ने पर हम क्या करेंगे कि हम मांग को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट दिया हुआ, ध्यान से देखना है इसका। देखिए एक्सप्लेन, अब देख लीजिए आप चित्र 2.1.8 में यहाँ पे दिया हुआ है, डी घटिया वस्तु की मांग वक्र है। देखिए डी और ये डी घटिया वस्तु की मांग, डी घटिया वस्तु की मांग है, वक्र है, जो बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता हुआ है, जो बाएं से, देखिए बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता हुआ है। जब उपभोक्ता की क्रय शक्ति में घटिया वस्तु की कीमत घटने पर, जब उपभोक्ता की क्रय शक्ति का मतलब जैसे मान लीजिए मेरे पास आय ज़्यादा है और घटिया वस्तु यक्स की कीमत घट जाए, मान लीजिए मेरी पास आय ज़्यादा है और जो घटिया वस्तु है उसकी कीमत कम हो जाए, कीमत कम होने वाले OP से OP1 हो जाए, घटिया वस्तु जो हमारी है ये OP है, OP से कितनी हो जाए, OP1 हो जाए, ये OP1 हो जाती है। अगर घटिया वस्तु की कीमत मेरे पास आ ज़्यादा है, घटिया वस्तु की कीमत OP से OP1 हो जाए, तो वस्तु की जो मात्रा है, तो उपभोक्ता घटिया वस्तु का उपभोग OQ से, तो उपभोक्ता क्या करेगा, जो है OP से OP1 होती है, तो उपभोक्ता OQ, देखिए OQ से अपनी मात्रा घटा देगा, OQ1 कर देगा, यहाँ OQ1 कर देगा, देखिए OQ1 जो है घटा देगा तथा घटाकर उच्च कोटि की वस्तु Y की ओर उपभोग बढ़ा देता है। तो ये देखिए इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास आय ज़्यादा है और जो वस्तु की कीमत घट गई और वस्तु की कीमत घटने के बाद भी मैं क्या करूँगा, जो घटिया वस्तु है उसको नहीं खरीदूँगा, बल्कि मैं जो है उच्च कोटि की वस्तु खरीदूँगा, ठीक है, तो Y की ओर उपभोग जो है बढ़ा देता है। इस प्रकार घटिया वस्तु की कीमत कम होने पर भी उसकी मांग कम हो जाती है। देखिए घटिया वस्तु की क्या थी, घटिया वस्तु में इसमें एक्स वस्तु की जो कीमत OP से OP1 हो गई, OP से OP1 हो गई, तो इसकी जो मात्रा क्या होगी, OQ से OQ1 हो गई, OQ से OQ1 हो गई। तो इसका मतलब ये है, देखिए अब हमारा डायग्राम ये जो हमारा ये बन गया। इसी तरह से अब जैसे इसकी जो है कीमत घटती है, वैसे उपभोक्ता क्या करता है, उसको कम करता जाता है, उसको क्या करता है, कम कर जाता है। तो डायग्राम हमारा क्या होता है, इधर इस तरह से बनता है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता हुआ बनता है। जबकि हमने जो मांग का नियम बताया था, मांग के नियम हमने आपको बताया था, मांग का नियम जो है बाएं से दाएं नीचे की ओर इस तरह चलता है, देखिए इस तरह चलता है मांग का नियम, ये मांग का नियम के थ्रू होता है। लेकिन जहाँ अपवाद होता है वहाँ पर क्या होता है, मांग का नियम लागू नहीं होता है, वहाँ पर मांग रेखा जो है बाएं से दाएं की तरफ ऊपर की तरफ उठता है, ये होता है। यानी आय हमारे पास बढ़ने पर अगर किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ती नहीं है, बल्कि उसकी मांग घट जाती है, क्योंकि उपभोक्ता अच्छी वस्तु खरीदना चाहता है। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताए जो मांग का नियम जो है कि अपवाद कहलाते हैं। इसमें प्रतिष्ठा सूचक जो है जो वस्तुएं हैं वो है, और उसके बाद इसमें हमने देखा कि विभिन्न वस्तुओं का जो
अपवाद है, विरोधाभास के रूप में देखा। एक पॉइंट और हमने 3 पॉइंट इसमें आपको पढ़ा दिया, तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आता है तो निश्चित रूप से आप इस पे जो है कमेंट कीजिए और आपको ये जो बताया जाएगा। और इसके बाद अगला जो वीडियो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताई जाएगी। थैंक यू।